नमस्कार और स्वागत है आप सबका। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसकी आजकल काफी चर्चा है, अवचेतन मन की पुनर्प्रोग्रामिंग या जिसे सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्रामिंग कहते हैं। आपने शायद जोसेफ मर्फी की किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के बारे में सुना होगा। ये उन शुरुआती किताबों में से है जिसने इसे पॉपुलर किया। बिल्कुल। और ये टॉपिक इतना ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि हम में से कई लोग ना लाइफ में बार बार एक ही तरह की मुश्किलों से या नेगेटिव पैटर्न से जूझते हैं। हाँ, जैसे कोई खास डर या कोई असफलता जो पीछा ही नहीं छोड़ती। सही कहा। और अक्सर हमें पता भी नहीं होता कि इन सबके पीछे कहीं ना कहीं हमारे अवचेतन मन की, मतलब सबकॉन्शियस माइंड की, वो पुरानी प्रोग्रामिंग है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। कई बार लगता है कि हम एक ही गलती बार बार क्यों कर रहे हैं या किसी डर से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि मन के इस पावरफुल हिस्से को समझें और उन तरीकों को जानें जिनसे हम इसे पॉजिटिव डायरेक्शन दे सकें। जी, ताकि लाइफ में बेहतर बदलाव ला सकें। हाँ, तो हम बात करेंगे कि ये अवचेतन मन आखिर है क्या, ये इतना पावरफुल क्यों है, इसे बदलने की जरूरत क्यों है और फिर वो 5 खास टेक्निक्स क्या हैं। कुछ रियल लाइफ उदाहरण भी देखेंगे। तो सवाल ये है कि क्या वाकई हमारे अंदर छिपी शक्ति हमारी किस्मत बदल सकती है। चलिए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। हमारे दिमाग के काम करने के मोटे तौर पे 2 लेवल माने जाते हैं। एक है चेतन मन, कॉन्शियस माइंड। ये हमारे दिमाग का सिर्फ कह लीजिए 5 से 10% हिस्सा है। हाँ, इसी से हम सोचते हैं, लॉजिक लगाते हैं, फैसले लेते हैं। अभी जो हम बात कर रहे हैं, उसे समझ रहे हैं, वो सब चेतन मन से हो रहा है। सही। और बाकी का जो बड़ा हिस्सा है, करीब 90-95%, वो है अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। यह पर्दे के पीछे से काम करता रहता है। हमारी आदतें, हमारे गहरे विश्वास, डर, भावनाएं। यहां तक कि बॉडी के ऑटोमेटिक फंक्शंस जैसे सांस लेना, दिल धड़कना। बिल्कुल, वो सब यही कंट्रोल करता है। इसे आप एक बहुत पावरफुल सुपर कंप्यूटर समझिए, जिसकी प्रोग्रामिंग बचपन से ही शुरू हो जाती है। हमारे अनुभवों से, जो सुना है, जो माहौल देखा है, उससे। जी हाँ, सिगमंड फ्रॉइड ने भी इसे बहुत इंपॉर्टेंस दी थी। उन्होंने इसे एक तरह का, क्या कहते हैं, जादुई पिटारा कहा था, जिसमें बचपन के सारे अनुभव, खासकर इमोशनल वाले, पेरेंट्स और सोसाइटी से मिले मैसेज, सब जमा होते जाते। चाहे वो अच्छे हों या बुरे। बिल्कुल। और ये बात गौर करने वाली है कि ये प्रोग्रामिंग हमें कितना अफेक्ट करती है। सोचिए, अगर किसी बच्चे को बार बार ये सुनने को मिले कि तुम किसी लायक नहीं हो, तो हो सकता है बड़े होकर भी, काबिल होते हुए भी, वो अंदर ही अंदर यही मानता रहे। और ये उसे आगे बढ़ने से रोकेगा। हाँ, और अवचेतन मन की एक और खास बात है, ये लॉजिक नहीं लगाता, ये सच और झूठ में फर्क नहीं कर पाता। इसे जो भी बात बार बार स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ कही जाती है, वो उसे सच मान लेता है। ये तो सोचने वाली बात है। आर्ट ऑफ लिविंग जैसी संस्थाएं भी कहती हैं कि लगातार नेगेटिव विचार जब अवचेतन में जमा होते हैं तो वो स्ट्रेस, एंजाइटी, यहाँ तक कि डिप्रेशन भी बन सकते हैं। बिल्कुल। और इसकी ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगाइए, कुछ रिसर्च कहती हैं कि हमारा अवचेतन मन 1 सेकंड में करीब 4 करोड़ बिट्स जानकारी प्रोसेस कर सकता है। 4 करोड़? और चेतन मन सिर्फ 40 बिट्स। अरे बाप रे, ये तो जबरदस्त अंतर है। मतलब हमारे ज्यादातर रिएक्शंस और बिहेवियर तो हमारे सचेत कंट्रोल से बाहर ही तय होते हैं। एग्जैक्टली। यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है। आपको फिल्म 3 इडियट्स का वो ऑल इज वेल याद है? हाँ हाँ, बिल्कुल। रैंचो मुश्किल में दिल पर हाथ रखकर कहता है ऑल इज वेल। ये असल में सबकॉन्शियस को अफेक्ट करने का बढ़िया उदाहरण है। डर लगता है तो कॉन्शियस माइंड घबराता है, बॉडी रिएक्ट करती है, दिल तेज धड़कता है, पसीना आता है। जी, लेकिन बार बार खुद को ये मैसेज देने से कि सब ठीक है, चाहे सिचुएशन ठीक ना भी हो, सबकॉन्शियस उस सुझाव को मानने लगता है और बॉडी को शांत होने का सिग्नल भेजता है। यह है रिपीटिशन और विश्वास की पावर। बिल्कुल, जो सीधे अवचेतन पर असर करती है। तो जब ये अवचेतन मन इतना पावरफुल है, हमारी आदतें, विश्वास सब कंट्रोल करता है, तो फिर इसे रीप्रोग्राम करने की जरूरत क्यों है? जरूरत इसलिए है क्योंकि जैसा हमने कहा, बचपन से अब तक इसमें कई ऐसी नेगेटिव या लिमिटिंग प्रोग्रामिंग हो सकती हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही हों। जैसे? मान लीजिए किसी के सबकॉन्शियस में बैठा है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, या मैं कभी हेल्दी नहीं रह सकती। अब वो इंसान चाहे कॉन्शियस लेवल पर कितनी भी मेहनत करे, कोशिश करे, उसे अंदर से एक रुकावट महसूस होगी। अच्छा। हो सकता है वो पैसा कमा भी ले, पर शायद सैटिस्फैक्शन न मिले, या पैसा टिके नहीं, या सेहत के लिए कोशिशों के बाद भी बार बार बीमार पड़ती रहे। अच्छा,
तो मतलब हमारी जो इच्छा है और जो अवचेतन की प्रोग्रामिंग है उसमें क्लैश हो सकता है। बिल्कुल। अगर आपकी कॉन्शियस इच्छा जैसे अमीर बनना और सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग जैसे पैसे वाले लोग अच्छे नहीं होते, ये अलग-अलग हैं, तो ज्यादातर मामलों में सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग ही जीतती है। अगर हम इसे बड़ी पिक्चर में देखें तो यही वजह है कि सिर्फ सोचने या इच्छा करने से परमानेंट चेंज लाना मुश्किल होता है, जब तक हम उस गहरी प्रोग्रामिंग को ना बदलें। डॉक्टर जो डिस्पेंजा जैसे न्यूरोसाइंटिस्ट इसी पर तो रिसर्च कर रहे हैं। हाँ, मैंने सुना उनके बारे में। वो कहते हैं कि मेडिटेशन और कुछ खास टेक्निक से हम सचमुच अपने ब्रेन के न्यूरल पाथवेज मतलब तंत्रिका पथों को बदल सकते हैं, पुरानी वायरिंग हटाकर नई पॉजिटिव वायरिंग बना सकते हैं। इसी को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। वाह, मतलब हम अपने दिमाग को रिवायर कर सकते हैं। जी हाँ, इसीलिए इन रीप्रोग्रामिंग टेक्निक्स को जानना और इस्तेमाल करना इतना जरूरी हो जाता है। ये तो बहुत ही खूब देने वाली बात है। तो चलिए अब उन 5 पावरफुल और प्रैक्टिकल टेक्निक्स पर आते हैं जिनका जिक्र अक्सर होता है। ये सुनने में शायद आसान लगे, लेकिन इनका असर कंसिस्टेंसी मतलब लगातार प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि रोज सिर्फ 10-15 मिनट भी अगर डेडिकेशन से करें तो 21 दिन या उससे ज्यादा में फर्क महसूस होने लगता है। तो पहली टेक्निक जो शायद सबसे कॉमन है वो है पॉजिटिव अफर्मेशंस, सकारात्मक वाक्य दोहराना। जी, अफर्मेशंस बेसिकली प्रेजेंट टेंस में बने छोटे पॉजिटिव वाक्य होते हैं, जैसे मैं कॉन्फिडेंट हूँ या मैं हर दिन बेहतर हो रही हूँ। इन्हें बार बार दोहराना होता है। और इसका बेस्ट टाइम सुबह उठने के तुरंत बाद और रात को सोने से ठीक पहले माना जाता है ना? हाँ, बिल्कुल। ऐसा इसलिए क्योंकि इन टाइम पर हमारा कॉन्शियस माइंड जो लॉजिक लगाता है ज्यादा एक्टिव नहीं होता। हमारा ब्रेन अल्फा या थीटा ब्रेनवेव स्टेट में होता है, जो सुझावों को एक्सेप्ट करने के लिए ज्यादा ओपन होती है। अच्छा, तो तरीका यह है कि अपने गोल से जुड़ा एक पॉजिटिव वाक्य चुनें और उसे दिन में कई बार, खासकर सुबह शाम, कम से कम 10-15 बार दोहराएं। लेकिन इसमें सबसे जरूरी बात क्या है? सिर्फ रटना काफी नहीं है, सही कहा ना? बिल्कुल नहीं। कोरा जैसे प्लेटफॉर्म पर भी एक्सपर्ट्स यही कहते हैं कि अफर्मेशन को पूरी भावना, पूरी फीलिंग और विश्वास के साथ महसूस करना जरूरी है। हाँ, मतलब ऐसा महसूस करें जैसे वो बात सच में हो रही है। एग्जैक्टली। शब्द और भावना जब मिलते हैं तभी वो सबकॉन्शियस पर गहरा असर डालते हैं। फीलिंग ही वो लैंग्वेज है जिसे सबकॉन्शियस सबसे अच्छे से समझता है। ओके, दूसरी टेक्निक है विजुअलाइजेशन, कल्पना शक्ति का इस्तेमाल। जी, मानसिक चित्रण। इसमें आप अपनी मनचाही चीज या सिचुएशन को मन में एकदम क्लियरली इमेजिन करते हैं, जैसे कोई फिल्म देख रहे हो। इसे कैसे करते हैं? मान लीजिए कोई नई नौकरी चाहता है। तो वो आंखें बंद करके शांति से बैठे और कल्पना करे कि उसे वो नौकरी मिल गई है, वो ऑफिस जा रहा है, लोगों से मिल रहा है, काम कर रहा है, सैलरी मिल रही है। इन सारे सीन्स को मन में देखे। अच्छा। स्पिरिचुअल शाइन जैसे सोर्सेज बताते हैं कि ये टेक्निक आपके सबकॉन्शियस को उस फ्यूचर रियलिटी के लिए तैयार करती है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा तो यहाँ तक कहते हैं कि जब हम किसी चीज को पूरी क्लैरिटी और स्ट्रॉन्ग इमोशन के साथ विजुअलाइज करते हैं तो हमारा ब्रेन उसे रियल एक्सपीरियंस की तरह ही रजिस्टर करता है और फिर उसी के हिसाब से न्यूरल पाथवेज बनाना शुरू कर देता है। बिल्कुल। रोज 5-10 मिनट भी इसके लिए निकालना काफी फायदेमंद हो सकता है। ये सिर्फ इच्छा करना नहीं है, ये तो एक तरह की मेंटल रिहर्सल हुई। हाँ, बिल्कुल। कई टॉप एथलीट्स और परफॉर्मर्स इसका इस्तेमाल करते हैं। वो जीतने की या सफल होने की कल्पना पहले ही मन में कर लेते हैं। इसे और इफेक्टिव बनाने के लिए अपनी सारी सेंसेस को इन्वॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। अच्छा, मतलब जितनी रियल कल्पना होगी उतना गहरा असर होगा। जी। तीसरी तकनीक है मेडिटेशन और थीटा अवस्था। जी। ध्यान के तो कई फायदे सुने, लेकिन सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग में इसका क्या खास रोल है? मेडिटेशन हमें अपने थॉट्स के प्रति अवेयर होना सिखाता है और मन को शांत करता है। जब मन शांत होता है तो हम थीटा ब्रेनवेव स्टेट के करीब पहुंचते हैं। थीटा तरंगे मतलब 4-8 हर्ट्ज वाली। हाँ, वो धीमी फ्रीक्वेंसी वाली स्टेट जो गहरे आराम, हल्की नींद और जागने के बीच होती है। इसमें खास बात यह है कि थीटा स्टेट में हमारे कॉन्शियस माइंड का वो क्रिटिकल फिल्टर या गेट कीपर जो हर बात पर सवाल उठाता है, वो लगभग शांत हो जाता है। अच्छा। इस वजह से इस स्टेट में दिए गए सुझाव या विचार सीधे सबकॉन्शियस तक पहुंचते हैं और ज्यादा आसानी से एक्सेप्ट हो जाते हैं। तो थीटा स्टेट तक पहुंचने के लिए क्या कर सकते हैं? आजकल कई गाइडेड मेडिटेशन मिलते हैं ऐप्स पर, यूट्यूब पर। हाँ, बिल्कुल।
ग्रेस जैसे ऐप हैं या यूट्यूब पर स्पेसिफिक मेडिटेशन मिल जाते हैं, जैसे दिस मेडिटेशन विल रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड फॉर सक्सेस, हिंदी टाइप के। आर्ट ऑफ लिविंग का अप्रोच भी इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं कि ध्यान में जो नेगेटिव विचार आएं उनसे लड़ो मत, बस उन्हें देखो और जाने दो। ये भी एक तरह से सबकॉन्शियस की सफाई हुई। बिल्कुल। अब चौथी तकनीक थोड़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड है, हिप्नोटिज्म और एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। ये क्या है? NLP मतलब न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, ये कुछ टेक्निक्स का सेट है। ये इस बात पर फोकस करता है कि हमारा दिमाग न्यूरो, भाषा, लिंग्विस्टिक का इस्तेमाल करके कैसे अनुभव बनाता है और कैसे हमारे बिहेवियर पैटर्न प्रोग्रामिंग बनते हैं। NLP की कुछ टेक्निक्स पुरानी नेगेटिव यादों या विश्वासों को बदलने में मदद कर सकती हैं। जैसे उडेमी पे री इम्प्रिंटिंग ऑफ सबकॉन्शियस माइंड हिंदी जैसा कोर्स है, उसमें री इम्प्रिंटिंग टेक्निक सिखाते हैं। इसमें किसी पुरानी दर्दनाक याद से जुड़ी फीलिंग्स, इमेज, आवाज़ों को बदलकर उसके असर को कम करते हैं। और हिप्नोटिज्म, उससे लेकर तो काफ़ी गलतफहमियां हैं। हाँ, फिल्मों की वजह से। लेकिन थेरेप्यूटिक हिप्नोसिस या सेल्फ हिप्नोसिस अलग चीज़ है। इसमें इंसान को गहरी रिलैक्सेशन की स्टेट में ले जाया जाता है, जहां मन सुझावों के लिए ज़्यादा खुला होता है। ये थीटा स्टेट जैसा ही है। सेल्फ हिप्नोसिस में आप खुद को रिलैक्स करके पॉजिटिव ऑडियो सुन सकते हैं। रेलिट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी लोग शेयर करते हैं कि कैसे इन टेक्निक्स ने उनके कॉन्शियस माइंड के रेजिस्टेंस को बाईपास किया। ये एक ज़रूरी सवाल उठाता है। हालांकि ये तकनीकें पावरफुल हो सकती हैं, खासकर एनएलपी और हिप्नोथेरेपी, इन्हें किसी ट्रेन्ड प्रोफेशनल के गाइडेंस में करना ही सेफ और इफेक्टिव है, खासकर अगर कोई गहरे इमोशनल इशू या ट्रॉमा से डील कर रहा हो। बिल्कुल सही। सेल्फ हेल्प ठीक है, पर सीरियस मामलों में एक्सपर्ट जरूरी है। और हमारी पांचवी तकनीक है जर्नलिंग और आभार, ग्रैटिट्यूड, लिखने से जुड़ी टेक्निक। जी, इसमें 2 मेन प्रैक्टिस हैं। पहली है आभार जर्नलिंग। रोज रात को सोने से पहले सिर्फ 3 ऐसी चीजें लिखें जिनके लिए आप उस दिन वाकई शुक्रगुजार महसूस करते हैं। ये सुनने में बहुत सिंपल लगता है सिंपल, लेकिन इसका साइकोलॉजिकल असर गहरा है। ये आपके ब्रेन को लाइफ की अच्छी चीज़ों पर फोकस करने के लिए ट्रेन करता है। इससे कमी की भावना कम होती है, पॉजिटिविटी बढ़ती है। वेब दुनिया जैसे स्रोत भी कहते हैं कि ये आपके सबकॉन्शियस को लगातार पॉजिटिव डेटा देने जैसा है। और दूसरी प्रैक्टिस क्या है? दूसरा है अपने नेगेटिव या लिमिटिंग बिलीव्स को पहचानना और उन्हें जर्नलिंग से चैलेंज करना। मान लीजिए आपको लगता है मैं पब्लिक स्पीकिंग में अच्छी नहीं हूँ, तो आप जर्नल में लिखें ये सिर्फ एक विचार है, सच्चाई नहीं, मैं प्रैक्टिस करके बेहतर बन सकती हूँ। या फिर उसका पॉजिटिव उल्टा लिखें, जैसे मैं हर दिन पब्लिक स्पीकिंग में ज्यादा कॉन्फिडेंट बन रहा हूँ। बिल्कुल, इस तरह लिखकर अपने नेगेटिव विचारों का सामना करने से वो धीरे धीरे अपनी पकड़ खोने लगते हैं। इसे 21 दिन की चुनौती की तरह शुरू कर सकते हैं। तो यदि 5 मुख्य तकनीकें, अब कुछ रियल लाइफ स्टोरीज की बात करते हैं। क्या ऐसे उदाहरण हैं जो दिखाते हो कि ये वाकई काम करती हैं? हाँ, बिल्कुल है। जैसे एनएलपी एक्सपर्ट राम वर्मा अक्सर एक बिजनेसमैन की कहानी सुनाते हैं जो डिप्रेशन और बिजनेस में भारी नुकसान से जूझ रहा था। अच्छा। उसने एनएलपी और सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग टेक्निक्स की लगातार प्रैक्टिस की, अपने पुराने नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न बदले, कॉन्फिडेंस वापस पाया और कुछ ही सालों में न सिर्फ डिप्रेशन से बाहर आया बल्कि एक बेहद सफल करोड़पति बन गया। वाह, ये वाकई मोटिवेटिंग है। इन टेक्निक्स के अलावा कुछ और टिप्स भी दी जाती हैं, जैसे सुबह जल्दी उठना, खासकर 4 बजे के आसपास। इसका क्या लॉजिक है? सुबह 4 बजे, जिसे ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं, उस समय हमारा ब्रेन अक्सर नींद से जागने की प्रोसेस में होता है और थीटा या डेल्टा वेव स्टेट से गुजर रहा होता है। जैसा हमने पहले कहा, ये स्टेट सुझाव ग्रहण करने के लिए बहुत पावरफुल मानी जाती है। तो इस समय किया गया ध्यान या एफर्मेशन ज्यादा असरदार हो सकता है। हाँ, हो सकता है। हालांकि ये सबके लिए प्रैक्टिकल ना हो, पर सुबह जल्दी उठकर शांत मन से प्रैक्टिस करने का आइडिया इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ ही लगातार नेगेटिव न्यूज़, वायलेंट फिल्म्स या ऐसा सोशल मीडिया कंटेंट जो डर या चिंता पैदा करे, उससे बचना भी अच्छा है, क्योंकि ये भी अनजाने में आपके सबकॉन्शियस को नेगेटिवली प्रोग्राम कर सकता है। तो कुल मिलाकर निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि हमारा अवचेतन मन एक जबरदस्त पावरफुल टूल है जो हमारी जिंदगी को बहुत हद तक चलाता है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि हम इसे बस चलने देने के बजाय इसके ड्राइवर बन सकते हैं। हाँ, ये तकनीक हमें अपने सबकॉन्शियस को समझने और उसे अपने गोल्स के हिसाब से ढालने का तरीका सिखाती हैं। बिल्कुल। और जाते जाते मैं एक विचार छोड़कर जाना चाहूंगी जिस पर आप आगे सोच सकते हैं। अगर हमारा इंडिविजुअल सबकॉन्शियस माइंड
हमारी आदतों, विश्वासों और लाइफ एक्सपीरियंस को इतना गहराई से अफेक्ट करता है, तो ज़रा सोचिए, हमारे समाज का, हमारी संस्कृति का या पूरी इंसानियत का एक कलेक्टिव सबकॉन्शियस, मतलब समाज के कॉमन बिलीव्स, डर, उम्मीदें, हमारे पर्सनल जीवन और पूरी दुनिया की दिशा को कैसे अफेक्ट करता होगा। हम्म, ये वाकई एक बड़ा सवाल है। हाँ, इस पर सोचना हमें खुद को और अपने आसपास की दुनिया को शायद और बेहतर समझने में मदद कर सकता है।